एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने उनका ये दावा। 3 hangars that we attacked. One was, of course, Sukur, the UAV hangar, the Volari hangar of AEWNC, and Jacobabad, the F-16 hangar. 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान हमने मार गिराए। लेकिन ये पहली दफ़ा एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से एयर चीफ मार्शल का ये कहना कितना वज़न रखता है और दुनिया की आंखों में ये एक कितना क्रेडिबल क्लेम, एक कितना क्रेडिबल दावा माना जाएगा। जो उनका पूरा जो एक बयान था वो एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान था। There was very clear political will, very clear directions which were given to us, and there were no kind of restrictions which were put on us. हम पाकिस्तान की तरह ना मिलिट्री डिक्टेटरशिप है ना अथॉरिटेरियन रजीम है। हमें एयर चीफ के इस बयान को एग्जामिन करना चाहिए और क्रिटिकली एग्जामिन करना चाहिए। उसको हमें ऐसे ही फेस वैल्यू पर नहीं ले लेना चाहिए और कहना चाहिए कि साहब एयर चीफ ने बोल दिया तो बात सही है। कोई भी इस तरह का रैकेज, कोई भी इस तरह का सैल्वेज, कोई भी मलबा, उसकी कोई तस्वीर नहीं आई है जो कि हमको दिखाए कि पाकिस्तान के 5 या 6 हवाई जहाज़ गिरे हैं। उनके मलबे की तस्वीरें होंगी, कोई और रिपोर्टिंग होती, तो थोड़ा सा एविडेंस की कमी है। भारतीय वायुसेना अध्यक्ष जब बोलें तो उनको इतने ठोस तरीके से, इतने मजबूत तरीके से, इतने सबूत के साथ बोलना चाहिए कि कोई भी विदेशी, अंतर्राष्ट्रीय या कोई भी भारतीय उनके बयान पर सवाल ना उठा सके। ना आपने एक्सप्लेन किया कि आपने इतना समय क्यों लिया ये बताने में, और दूसरी चीज़ कि आपने इस बात को एक्सप्लेन ही नहीं किया कि भाई क्यों नहीं है एविडेंस हमारे पास। क्या अगर हम प्रूव करें तो कोई ऐसी चीज़ें रिवील हो जाए जिसको दुश्मन जो या पाकिस्तान उसको पता कर ले और जिससे हिंदुस्तानी सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचे। भारत के अंदर ऐसा कभी नहीं रहा कि आप छुपाएंगे कि कितने लोग मारे गए और कितने हवाई जहाज़ का क्या हुआ। इस बारे में भारत ने कोई बात नहीं की है। सबूत किस तरह का होगा? सबूत तो जैसा हमने कहा मलबा होगा, सबूत तो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस होगी, सैटेलाइट इमेज होगी। सबूत या आप समझाएंगे कि आप सबूत क्यों नहीं दे रहे हैं, आप एक लाइन में उसको डिसमिस नहीं करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायर और आज हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का अगस्त 9 तारीख को एक तकरीर बेंगलोर में, वहाँ पे उनका दावा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान और एक अर्ली वार्निंग या एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाली विमान को मार गिराया। और इसके अलावा उस तकरीर में, उस भाषण में एयर चीफ मार्शल सिंह ने कुछ और भी वहाँ पे बातें रखी। इन तमाम चीज़ों के बारे में विश्लेषण करने के लिए, डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में सुशांत सिंह, जो एक सीनियर फेलो हैं येल यूनिवर्सिटी में। लंबे अरसे से डिफेंस और सिक्योरिटी इश्यूज़ पे आप लिखते रहे हैं। कैरावान के आप कंसल्टिंग एडिटर हैं और इसके बारे में आप लिख भी चुके हैं। तो हम शुरू करना चाहेंगे सुशांत आपके साथ। ख़ास तौर पे दर्शकों को ये सवाल उनके जहन में उठ रहा है कि एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने उनका ये दावा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान हमने मार गिराए। इसके अलावा एक अर्ली वार्निंग या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाली एक एयरक्राफ्ट को भी, और एक और जो उन्होंने एक क्लेम रखा वो ये कि ऑन द ग्राउंड कुछ पाकिस्तानी एयर बेसेस में जो बॉम्बिंग आखिरी दिन को हिंदुस्तान ने वहाँ पे बॉम्बिंग की, तो एरोप्लेन के जो हैंगर हैं जहाँ पे एयरक्राफ्ट को पार्क किया जाता है, तो वहाँ पे भी कुछ पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय किया गया है। तो ये बहुत बड़ा एक क्लेम था और ये क्लेम तकरीबन 3 महीने के बाद आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को वहाँ पे जंगबंदी जो है मई 10 को हुआ। आपको याद होगा, दर्शकों को भी हम याद दिलाएं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसका सबसे पहले ऐलान किया, उसके बाद भारत ने और पाकिस्तान ने इस चीज़ को कबूल किया। तो ये जो क्लेम है, पाकिस्तान लंबे अरसे से कह रहा है कि उन्होंने 5 या 6 भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को गिराया, और इसके बारे में हिंदुस्तान ने पूरी तरह से कॉन्ट्रडिक्ट भी नहीं किया, उसको माना भी नहीं। लेकिन ये पहली दफ़ा एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से एयर चीफ मार्शल का ये कहना कितना वज़न रखता है और दुनिया की आंखों में ये एक कितना क्रेडिबल क्लेम, एक कितना क्रेडिबल दावा माना जाएगा। ये सिद्धार्थ, सबसे पहले आपका शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। जहाँ तक कि एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के दावे की बात है,
ये दावा बहुत ही सडनली आया और एकदम ऐसा है, अचानक आया है जिसकी किसी ने एक्सपेक्टेशन नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी कि ये इस तरह का दावा आएगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो उनके अगर एयर चीफ किसी चीज़ का दावा करते हैं तो उसको हमें सीरियसली लेना पड़ेगा, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। वो भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं, सबसे सीनियर अधिकारी हैं और उनकी बात में एक वज़न है, उनका कहना एक बहुत वज़न रखता है, बहुत मायने रखता है। ऑन द रिकॉर्ड बात रख रहे हैं, ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहे हैं, कैमरा पर हैं, पूरी दुनिया में बात जा रही है, अंग्रेज़ी में बोल रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं और आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। पर मुझे लगता है क्योंकि भारत एक डेमोक्रेसी है, हम पाकिस्तान की तरह ना मिलिट्री डिक्टेटरशिप है ना अथॉरिटेरियन रजीम है, हमें एयर चीफ के इस बयान को एग्ज़ामिन करना चाहिए और क्रिटिकली एग्ज़ामिन करना चाहिए। उसको हमें ऐसे ही फेस वैल्यू पर नहीं ले लेना चाहिए और कहना चाहिए कि साहब एयर चीफ ने बोल दिया तो बात सही है। जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स होती हैं, पाकिस्तान है, बाकी मुल्क है, वहाँ पर इस तरह के सवाल नहीं हो सकते हैं। एक लोकतंत्र में भारत एक लोकतंत्र है, भारत में इस तरह के सवाल उठना बहुत बहुत ज़रूरी है और उठने भी चाहिए। तो इस भारतीय वायुसेना अध्यक्ष के बयान पर 2 या 3 सवाल साफ साफ उठते हैं। पहली चीज़ बड़ी चीज़ ये है कि जो उनका पूरा जो एक बयान था वो एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान था। पूरा उनका जो भाषण था, पूरी जो उनकी स्पीच थी, उसमें एक ओवरले था, एक अंडरकरेंट था राजनीति का। अगर आप देखें तो उनका जो सबसे मुख्य मुद्दा जो उन्होंने इस बयान में उठाया वो ये था कि साहब हमको राजनीतिक नेतृत्व ने खुली छूट दी थी, जो कि हम जैसा आगे बात कर सकते हैं वो शायद उतना सही नहीं है, उसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन है। तो एक तो वो बयान एक राजनीतिक तरीके से दिया गया, उनका पूरा भाषण था जिसमें कि इस बात को कहा गया। दूसरी बात ये है कि भारत ने पहली रात को 6 और 7 तारीख की रात को 7 तारीख की सुबह कुछ हवाई जहाज़ खोए, जो कि CDS ने बोला है, जो कि बाकी लोगों ने भी माना है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कहा है कि भारत के 5 हवाई जहाज़ गिरे। उस बारे भारत का तो नहीं बोले कि 5 गिरे, पर सबको पता है कि वो जी, भारत जी, की ओर जी, इशारा कर रहे थे। तो उसके बारे में कोई बातचीत नहीं की। तो जैसा वो शार्लॉक होम्स की कहानी में है कि कुत्ता जो नहीं भौंकता है वो भी बताता है कि आपको कि कुछ बड़ी चीज़ हुई है। तो जब आपने उस चीज़ के बारे में बात नहीं की तो आपने अपनी क्रेडिबिलिटी को एक तरह से थोड़ा रिड्यूस कर दिया। अगर वो उसके बारे में जिक्र करते कहते हैं कि हाँ हमारे नुकसान हुए और जैसे कि CDS ने कहा 2 दिन तक हमने हवाई जहाज़ पीछे की तरफ उड़ाए, फिर हमने सीखा और हमने उसके बाद अच्छी तरीके से काम कर पाए, तो शायद थोड़ी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी इस बात की होती। दूसरी समस्या ये है कि पिछले 3 महीने के दौरान भारत के दो बड़े दावे हैं। एक तो बड़ा दावा ये है कि भारत ने उन 9 जगहों को जो 6 और 7 की रात को जिन पर अटैक किया, 7 आर्मी ने किए, 2 एयरफोर्स ने, उन जगहों के बारे में दुनिया मानती है कि वो अटैक हुआ और वहाँ पर हमला हुआ, एविडेंस है, प्रूफ है। सिमिलरली जो आप 9 तारीख की जो बात है, 9 तारीख को और 10 तारीख को भारत ने जो हमले किए कई हवाई अड्डों पर, वो न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट ने सैटेलाइट तस्वीरें इमीडिएटली छाप दी 2 दिन बाद और कहा कि हाँ भारत ने इनमें से कुछ जगह पर रहीम यार खान पे या बाकी जगह पर हिट कर पाया, नूर खान बेस वगैरह पे आपने हिट किया है, कुछ हुआ है। पर जो ये 5 हवाई जहाज़, 6 हवाई जहाज़ और बाकी चीज़ों की जो बात है, इसका कोई जिक्र किसी भी तरफ से अभी तक नहीं आया है। ना CDS ने किया है, ना पार्लियामेंट में हुआ है, ना किसी और व्यक्ति ने किया है, ना इंटरनेशनल मीडिया में किया है। पाकिस्तान के अंदर जैसा कि हमने देखा उनका कम्युनिकेशन डिसिप्लिन बहुत ख़राब है, बहुत पुअर है। सिविलियन लोग तस्वीरें खींच के, वीडियो खींच के डालते रहते हैं हर जगह की, चाहे वो बहावलपुर से हो, मुरीदके से हो, बाकी जगह से हो। पर कोई भी इस तरह का रैकेज, कोई भी इस तरह का सैल्वेज, कोई भी मलबा, उसकी कोई तस्वीर नहीं आई है जो कि हमको दिखाए कि पाकिस्तान के 5 या 6 हवाई जहाज़ गिरे हैं। अगर पाकिस्तान के 6 हवाई जहाज़ गिरे हैं तो उनका मलबा कहीं गिरा होगा, उनके मलबे की तस्वीरें होंगी, कोई और रिपोर्टिंग होती। तो थोड़ा सा एविडेंस की कमी है। जो एयर चीफ ने जो कहा उस पर उन्होंने एविडेंस नहीं प्रोवाइड किया, प्रूफ नहीं प्रोवाइड किया, उसको उन्होंने एक लाइन में निपटा दिया। उनका एक तरह का कहना था कि साहब मैं कह रहा हूं तो आप मेरी बात मान लीजिए। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स की बात की कि जो कि जिसका कोई मतलब नहीं है और आपने एक्सप्लेन किया कि आपने इतना समय क्यों लिया ये बताने में, और दूसरी चीज़ कि आपने इस बात को एक्सप्लेन ही नहीं किया कि भाई क्यों नहीं है एविडेंस हमारे पास। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने 2 जगह जो एयरफोर्स ने हिट किए तो उन्होंने दूसरी जगह के बारे में बोला कि जो हथियार वहाँ जा रहा था वो इतनी रेंज पे था कि हमसे कम्युनिकेशन में नहीं था, तो हमारे पास सिर्फ जो सिविलियन वीडियोस हैं पाकिस्तान के वही हैं एविडेंस के तौर पे। उस तरह का कोई भी एविडेंस, कोई भी मलबे का वीडियो, कुछ भी नहीं बताया गया। तो उसकी वजह से बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। दूसरा सवाल आपने कहा, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने दुनिया में इसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है। इतना बड़ा एरियल बैटल शायद ही कहीं और हुआ हो जिसमें कि एक तरफ चाइनीज़ हवाई जहाज़, अमरीकी हवाई जहाज़, दूसरी तरफ भारतीय, रशियन हवाई जहाज़, फ्रेंच हवाई जहाज़ हों, और इस तरह की लड़ाई को उन्होंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है। वहाँ पर इस तरह
तरह की कोई भी रिपोर्टिंग, कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं हुई है। तीसरी बात जो मुझे समझ में आती है, जिसकी वजह से सवाल खड़े होते हैं, शक होता है इस दावे पे, वो ये है कि कुछ हवाई जहाज़ जो गिराए गए हैं शायद F-16 होंगे, ऐसा माना जाता है। ख़ासतौर पर जो ज़मीन पर गिराए उसमें तो उन्होंने मेंशन भी किया, पर ऐसा बाकी चीज़ों के बारे में भी कहा जाता है कि F-16 होंगे। F-16 हवाई जहाज़, जैसे आपको पता है, अमरीकी जहाज़ है और उसके अंदर अमेरिका एंड यूज़र मॉनिटरिंग एग्रीमेंट के अंदर उनकी टीम वहाँ पर होती है और वो टीम कॉन्स्टेंटली काउंट करती है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर वो हवाई जहाज़ गिराए गए हैं और वो ख़राब हुए हैं या टूटे हैं या ध्वस्त हुए हैं, तो उनका कोई रिकॉर्ड विदेश में या पत्रकारों के पास या कंपनी के पास नहीं होगा। तो इसलिए ये 3-4 चीज़ें हैं जो मिला के कई सारे सवाल खड़े करती हैं और ये शायद अच्छा नहीं है। भारतीय वायुसेना अध्यक्ष जब बोलें तो उनको इतने ठोस तरीके से, इतने मजबूत तरीके से, इतने सबूत के साथ बोलना चाहिए कि कोई भी विदेशी, अंतर्राष्ट्रीय या कोई भी भारतीय उनके बयान पर सवाल ना उठा सके। मुझे लगता है कि इसको डिलीवर करने में, इस स्टेटमेंट को कैजुअली डिलीवर किया गया एक लाइन के अंदर और इसमें बिना एविडेंस के डिलीवर किया गया, जिसकी वजह से बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। एक और चीज़ जोड़ूंगा इसमें सिद्धार्थ, इंडियन एयरफोर्स का रिकॉर्ड 2019 बालाकोट के बाद भी बहुत अच्छा नहीं था। उन्होंने जिस तरह के दावे उस टाइम पर किए, ऑल्दो एयर चीफ ने पर्सनली नहीं किए, पर बाकी लोगों ने कि F-16 गिरा दिया और बाकी चीज़ें इस तरह से पोर्ट्रे की गई, उसकी वजह से क्रेडिबिलिटी एयरफोर्स की ऑलरेडी हिट हुई है। फिर आपने देखा ब्रह्मोस एक गलती से एयरफोर्स ने फायर कर दिया था पाकिस्तान के अंदर। सवाल एयरफोर्स के प्रोफेशनल, उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर बालाकोट के दौरान अपना खुद का हेलीकॉप्टर गिरा दिया था। कई तरह के सवाल एयरफोर्स के ऊपर उठते रहे हैं। तो इसलिए और भी ज़रूरी था कि करंट वायुसेना अध्यक्ष बहुत सोच समझकर, बहुत ठोस तरीके से इस बात को कहते, जो कि कहने में मुझे लगता है कि चूक हो गई और इसके अंतर्राष्ट्रीय परिणाम होंगे कि लोग सवाल पूछेंगे और अगर ये सच नहीं हुआ तो भारतीय वायुसेना की और भारत सरकार की क्रेडिबिलिटी और कम हो जाएगी। तो मैं दो बातें उठाना चाहूँगा। सबसे पहले कि एयर चीफ मार्शल AP सिंह का ये बयान या उनका दावा, ये शायद पहली दफ़ा नहीं था जब एयरफोर्स ने एक ऐसा मोटा मोटा क्लेम रखा। आपको याद होगा कि जंगबंदी के फ़ौरन बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुआ, तो DG ऑप्स एयर मार्शल भारती ने भी एक तरह से कैजुअली, हम कह सकते हैं, ये कह दिया कि कुछ पाकिस्तानी विमान हम गिरा चुके हैं, लेकिन इस चीज़ की पुष्टि हम नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज़ की पुष्टि हम अब, या इसका इन्वेस्टिगेशन वगैरह हम अभी भी कर रहे हैं और इस वक्त हम इसके बारे में कुछ ज़्यादा कह नहीं पाएंगे। 3 महीने का वक्त उसके बाद क्या इतना वक्त काफ़ी है? अगर फ़र्ज़ करें कि एयर मार्शल भारती ने जो बात रखी वो सही थी, क्या 3 महीने काफ़ी नहीं है? भारत डिटेल में उसमें जा पाए कि भाई गिराए तो कितने गिराए, कैसे गिराए? ये सवाल नंबर 1 की, मतलब क्या इतना वक्त लगता है या और वक्त चाहिए, या वक्त गुजरने के बाद भी जो है हम स्पेसिफिकली इस बात को नहीं रख सकते? और दूसरा जो सवाल जो जहन में उठता है वो एयर चीफ मार्शल का जो क्लेम है, उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि हमने 5+1 गिराए, उन्होंने कहा कि S-400s को इस्तेमाल करते हुए हमने गिराए। तो ये भी एक तरह से, अगर पाकिस्तानी विमान हम गिरा चुके हैं तो इन्फॉर्मेशन अमेरिका के पास होगा, क्योंकि F-16s की अकाउंटिंग वहाँ पे होती है। मुझे नहीं पता कि रशिया के साथ S-400s का एग्रीमेंट क्या साइन हुआ, एंड यूज़ वगैरह, लेकिन अगर S-400s का इस्तेमाल किया गया तो ये बात रूस से नहीं छुपाई जाएगी, या हिंदुस्तान शायद इंटेंशनली रूस को भी नहीं मिसलीड करना चाहेगा। तो ये, इस बात को आप कैसे समझते हैं कि S-400s का जिक्र जो है एयर चीफ मार्शल ने जो, मतलब ये शायद और आसान होता अगर उन्होंने कहा कि हमारे रफाल ने गिरा दिए या हमारे सुखोई ने गिरा दिए। उन्हें ये बहुत स्पेसिफिकली कहा कि S-400s का इस्तेमाल किया गया। तो सिद्धार्थ, जो आपका पहला सवाल है कि 3 महीने का वक्त क्यों लगा, तो मैं आपको कहूँगा तकरीबन सीज़ फायर के 14 दिन के बाद हिंदुस्तान टाइम्स के पत्रकार हैं शिशिर गुप्ता, उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय वायुसेना ने 315 किलोमीटर की दूरी पर एक स्वीडिश अवाक्स को पाकिस्तान को गिराया है S-400 से, और 4 और हवाई जहाज़, जिसमें शायद 3 F-16 और 1 JF-17, ऐसा कुछ उन्होंने मेंशन किया था, जो कि तकरीबन वही बात लगती है जो कि भारतीय वायुसेना अध्यक्ष ने की। क्या 3 महीने का समय लग सकता है सबूत इकट्ठा करने के लिए? इसका मतलब 300 किलोमीटर वाली बात
जो शिशिर गुप्ता को बताई वो भारतीय वायुसेना या भारतीय अधिकारियों, जहाँ से भी, प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय, कहीं से उनको मिली होगी। तो इसका मतलब ये दावा नया नहीं है, ये दावा पुराना है। पर उस दावे को साबित करने के लिए जो पुख्ता सबूतों की ज़रूरत थी, मुझे नहीं लगता कि वो भारत के पास थे। इसीलिए ना संसद में ना कहीं और ये मुद्दा उस तरीके से उठाया गया। अभी मुझे लगता है कि ये हुआ है कि भारतीय वायुसेना बहुत दबाव में है। पहले दिन जो उनका नुकसान हुआ और जिसकी वजह से जो उनकी रेपुटेशन पे डैमेज है, भारतीय वायुसेना अध्यक्ष अपनी वायुसेना का हौसला बढ़ाने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए और एक इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट में उन्होंने इस बात का जिक्र किया जिसका कि उनके पास अभी भी ठोस सबूत नहीं था। उसके ऑफ कोर्स राजनीतिक परिणाम है, उसकी वजह से जो उनकी एक राजनीतिक स्पीच थी उसके अंदर वो पूरी तरह से ठीक बैठता है। अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी जाके बंगलौर में वो बात कह देते हैं जो वो कहना चाहते हैं। तो मेरा मानना ये है कि 3 महीने का समय कम था। ये तो शायद जो बात शिशिर गुप्ता ने 14 दिन बाद रिपोर्ट की, वही भारतीय वायुसेना अध्यक्ष ने बात कही। अगर वो उसमें कुछ और सबूत देते, कुछ और बात दावों को समझाते, कुछ और जोड़ते, तो शायद मैं मान सकता था कि समय की ज़रूरत थी। मुझे नहीं लगता कि कोई ठोस सबूत इस वक्त तक है। किसी भी पत्रकार ने, जो कि सरकार के बहुत नज़दीक हैं, वायुसेना के बहुत नज़दीक, किसी भी पत्रकार ने उस तरह के सबूत अभी तक हमारे सामने पेश नहीं किए हैं। अगर सबूत आते हैं तो बिल्कुल साबित होगा कि ये सही था। दूसरी बात जो आपने कही कि S-400 का बार बार मेंशन करना, वो शायद इसलिए भी है, ये दिखाने के लिए कि S-400 बहुत पावरफुल वेपन है और एक तरह की डेटरेंट कैपेबिलिटी और एक तरह की डेटरेंस पाकिस्तान के अंदर क्रिएट करने के लिए। देखिए सिद्धार्थ, जैसा कि आपको पता होगा, S-400 की मॉनिटरिंग रेंज, जो उसकी रडार की रेंज है, वो 500 किलोमीटर है और जो उसकी हथियार की तकरीबन रेंज है वो 400 किलोमीटर है। तो 300 किलोमीटर के अंदर किसी वायुसेना के विमान को, दुश्मन के वायुसेना विमान को गिरा देना पॉसिबल है S-400 के द्वारा। पर आप एसेंशियली ये कहना चाह रहे हैं कि S-400 ने गिराए, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी पाकिस्तानी हवाई जहाज़ अगली बार इस रेंज में ना उड़े और वो बहुत पीछे रहे। और उसका दूसरा कारण ये है कि ये बहुत ज़्यादा बात हुई है इस बात की कि पाकिस्तान ने चीन की PL-15 मिसाइल के द्वारा भारतीय हवाई जहाज़ों को 200 किलोमीटर की रेंज में, 150 की जगह 200, जो रॉयटर्स की एक बड़ी स्टोरी थी कि 200 किलोमीटर की रेंज में गिराया। आई थिंक उसको काउंटर करने की कोशिश है और अपने आप को वन अपमैनशिप करने की कोशिश है। ये दिखाने की कोशिश है कि अगर पाकिस्तान ने 200 किलोमीटर पे गिराया तो हमने 300 किलोमीटर पे गिराया। S-400 का मेंशन एक डिटरेंस क्रिएट करने के लिए और एक वन अपमैनशिप क्रिएट करने के लिए। ऑफ कोर्स जिस माहौल में ये बात कही गई, जब भारत के अमेरिका के साथ रिश्ते चल रहे हैं, जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है, NSA डोवल रशिया में है, जयशंकर जा रहे हैं, पुतिन ने मोदी से फ़ोन पे बात की है, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसकी फिर एक अलग ही आयाम हो जाता है, इसका एक अलग ही नतीजा हो जाता है। अब सबूत की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का दावा, जो पहले 24 घंटे में ही जो है उन्होंने क्लेम करना शुरू कर दिया कि हमने 5 या 6 भारतीय विमानों को गिराया, और उन्होंने इसमें कुछ जहाज़ों के नाम भी लिए, रफाल कहा, सुखोई कहा, मिग कहा, जैगुआर कहा। कोई ऐसा मतलब कॉन्क्रीट लिस्ट पाकिस्तान ने मतलब मुख्तलिफ अलग अलग क्लेम्स आ रहे हैं। जहाँ तक हम सबूत की बात करें तो मलबा जो 2 या 3 जगहों पे गिरी है इंडिया में, और जिसका फुटेज जो है आम शहरियों ने निकाल के सोशल मीडिया पे डाला, उसके बाद पत्रकार भी वहाँ पे पहुँच गए, तो ऐसा लगता है कि मलबा कम से कम 2 या 3 एयरक्राफ्ट का गिरा है हिंदुस्तान साइड में, जो लगता है कि जो एक तरह से पाकिस्तानी क्लेम को मजबूत बनाता है। उस प्रकार का सबूत पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी जहाज़ों का गिरने का नहीं मिल रहा है। मतलब कि, और जैसे आपने कहा कि वहाँ पे मतलब जितना यहाँ पे स्मार्टफोन चलता है वहाँ पे भी चलता है, सोशल मीडिया वही 2019 के दौरान आपने देखा LC के पास हर जगह वीडियो बने हुए थे जब और खासतौर पे जब आम पब्लिक को नहीं पता था कि हिंदुस्तानी एयरक्राफ्ट ने सरहद पार नहीं किया और पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट ने सरहद पार नहीं किया। इसलिए कहने का मतलब कि अगर मलबा गिरा है तो फर्स्ट इंस्टिंक्ट जो शहरी का वो लगेगा कि भाई दुश्मन का एयरक्राफ्ट है। जब भारतीय ड्रोनों ने जब लाहौर में या रवाव की जगह रडार पे अटैक किया तो लोग वीडियो बना रहे हैं ना। ऐसा कोई हमला नहीं है इसका वीडियो नहीं बनाया, कोई भी इंसिडेंट का। तो एक तरह से अगर हम अंतर्राष्ट्रीय एनालिसिस की बात करें, जैसे फ्रेंच एयरफोर्स चीफ ने कहा कि हमारे पास सबूत है 3 एयरक्राफ्ट का। एसोसिएटेड प्रेस को उन्होंने जुलाई में इंटरव्यू दिया था जहाँ पे उन्होंने 3 भारतीय एयरक्राफ्ट का जिक्र किया। उस किस्म का कोई ऐसा क्लेम अभी तक सुनने में नहीं आया है जहाँ पे कोई इस बात को कहे कि भी हाँ पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट गिरे हैं। एक मुझे रेफरेंस मिला शायद मई 11th या 12th को,
जहाँ पे पाकिस्तान के किसी स्पोक्समैन ने कहा कि हाँ एक हमारे प्लेन को डैमेज पहुँचा है, जो रडार जो हैंगर में हाँ मतलब, लेकिन उसका वो पूरा डिटेल नहीं निकला। मतलब कि डू यू थिंक जो सबूत हम पेश नहीं कर पा रहे हैं, क्या ये इसकी कोई ऑपरेशनल वजह हो सकती है? मतलब मेरी बात हो रही थी किसी रिटायर्ड डिप्लोमेट से, इंडियन डिप्लोमेट से, कि हमने कहा कि भाई ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि पाकिस्तान ने ये क्लेम किया है और हिंदुस्तान जो है क्लेम कर रहा है, लेकिन कोई सबूत हम दे नहीं पा रहे हैं और ना ही हम अपने लॉसेस को एक्नॉलेज कर रहे हैं। CDS चौहान ने एक्नॉलेज किया, लेकिन इस बात को दोबारा जो है दबाने की कोशिश की जा रही है। तो इन्होंने फरमाया कि नहीं, हो सकता है कि कोई ऑपरेशनल रीजंस हो जिसकी वजह से हम पाकिस्तान को वी डोंट वांट टू कंफर्म टू पाकिस्तान कि हाँ हमारे प्लेन्स गिरे हैं। तो ये मेरा एक सवाल है कि क्या कोई ऐसा ऑपरेशनल रीज़न है कि जिससे हम अपने लॉसेस खुद छुपाएं? और दूसरा, क्या कोई ऑपरेशनल वजह हो सकती है जिसके कारण हम जो हमारा जो क्लेम है, जो एयर चीफ मार्शल का क्लेम है, इसको हम प्रूव ना करना चाहें? क्या अगर हम प्रूव करें तो कोई ऐसी चीज़ें रिवील हो जाए जिसको दुश्मन जो या पाकिस्तान उसको पता कर ले और जिससे हिंदुस्तानी सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचे? क्या ऐसा कुछ सिचुएशन है क्या? सिद्धार्थ, पहली बात तो अब जो भारत में मलबों की जो तस्वीरें आई, कम से कम 4 जगह की तस्वीरें, जब लड़ाई हुई, जब हमला हुआ, कम से कम 4 जगह की ऐसी तस्वीरें आई जिन पे कि भारतीय वायुसेना के जहाज़ों का गिरने का था। अम्बाला वाला तो खास, बठिंडा वाला खास तौर पर, जो बठिंडा के बाहर जो गाँव में दलित युवक की मौत भी हुई, पुरुष की मौत हुई, और जहाँ पर उसकी झोपड़ी पे जो रामबन में एक जगह थी। हाँ, 4 जगह के वीडियो तो साफ तौर पर हैं, 5वीं जगह का भी हो सकता है। 4 तो क्लियर सब ने देखे हैं, सोशल मीडिया पर उस वक्त चले, बाद में हटाए गए। तो ये बात तो आपकी सही है कि एक तरह का एविडेंस, एक तरह का प्रूफ वहाँ पर था। क्या ऑपरेशनल रीजंस हो सकते हैं भारत के एक्नॉलेज नहीं करने के? पर ये तो नहीं है कि भारत ने एक्नॉलेज नहीं किया। जैसा कि आपने कहा, CDS चौहान ने तो एक्नॉलेज किया है। और जहाँ तक बात है, पता होने की पूरी दुनिया को पता है, अमेरिका को पता है, फ्रांस के वायुसेना अध्यक्ष को पता है, आप विदेशों में गए हैं, हर जगह लोगों को पता है। लोग नंबर्स भी देते हैं। सिद्धार्थ, आपने भी नंबर सुने होंगे, बड़े स्पेसिफिक नंबर लोग देते हैं कि एक रफाल है, एक मिराज 2000 है, दो सुखोई हैं, एक सुखोई है, 2 MiG-29, ऐसा कुछ करके लोग नंबर्स भी देते हैं। विदेशों में मैं भी गया हूँ, आप भी गए हैं, हम सब ने सुना है। हर जगह लोग, सेना के लोग, बाकी लोग, थिंक टैंक्स के लोग, हर जगह इस तरह की बात हो रही है। मेरी समझ में, जो मैं पुराना इतिहास देखूं भारत का, चाहे वो कारगिल के दौरान हो या बाद में बालाकोट के दौरान भी हो, भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि भारत एक्नॉलेज ना करे अपने छुपाने का ट्रेडिशन हमारे यहाँ कभी नहीं रहा है। 65 और 71 हर जंग में। सिद्धार्थ, कारगिल में बीजेपी की सरकार थी, हवाई जहाज गिरता है, MiG-21 गिरता है, हेलीकॉप्टर गिरता है, पायलट बंदी होता है, नचिकेता, सारी बातें उसी वक्त एक्नॉलेज की जाती हैं कि होता है। भारत के अंदर ऐसा कभी नहीं रहा कि आप छुपाएंगे कि कितने लोग मारे गए और कितने हवाई जहाज का क्या हुआ। इस बारे में भारत ने कोई बात नहीं की है। अगर आपने वायुसेना अध्यक्ष का पूरा भाषण सुना हो तो उसमें उन्होंने एक जगह ये भी कहा कि पाकिस्तान की जो ड्रोन 8 और 9 तारीख को आए वो बहुत कम थे, जो रिपोर्टिंग हुई वो बहुत ज़्यादा की हुई, क्योंकि हर व्यक्ति को जैसे सूरज दिखता है, तो अगर 10 लोग सूरज देख रहे हैं तो हम कहेंगे कि 10 सूरज हैं, जबकि सूरज एक ही है। तो उन्होंने कहा कि लोग तो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स को भी ड्रोन समझकर हमको फ़ोन कर रहे थे, बट ड्रोन्स बहुत कम आए। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का हमला से नुकसान हुआ श्रीनगर हवाई अड्डे को, और श्रीनगर एयरबेस को, और आदमपुर एयरबेस को। आदमपुर जहाँ पर S-400 थी, जहाँ पर मोदी जी ने बाद में जाके भाषण भी दिया। मुझे लगा कि वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि एयर चीफ ने अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया। दूसरा सवाल आपने कहा कि हम सबूत देना नहीं चाहते। सबूत किस तरह का होगा? सबूत तो जैसा हमने कहा मलबा होगा, सबूत तो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस होगी, सैटेलाइट इमेज होगी। सबूत, या आप समझाएंगे कि आप सबूत क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं कहता हूँ ठीक है साहब, सबूत नहीं है आपके पास, सबूत है आपके पास, आप देना नहीं चाहते, तो आप समझाएंगे लोगों को, आप एक लाइन में उसको डिसमिस नहीं करेंगे। उससे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। और आप वायुसेना अध्यक्ष हैं, जब आप बोलते हैं तो आपकी बात का वजन होता है, और आपको साफ तौर पर कहना चाहिए कि भाई इसके ये कारण है कि मैं इसके आगे इस बारे में नहीं बोलना चाहता, क्योंकि हम इससे ये होगा। पर आपने उस तरह का कुछ भी नहीं किया। उससे मुझे थोड़ी निराशा हुई, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट तो हुआ। मुझे जो बात अजीब लगी एयर चीफ मार्शल की बात में, वो ये थी कि उनकी जो तकरीर है, उन्होंने इस तरह से उसको पेश किया कि ऑपरेशन सिंदूर के लेसन्स क्या हैं, एयर वॉर के हवाले से, एयरफोर्स के हवाले से, एयर फाइटिंग का जो रोल है, एयर पावर का जो रोल है,
इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने अपनी बात रखी। तो जाहिर है कि अगर भारतीय वायुसेना को नुकसान भी हुआ है तो अगर आप उसको एक्नॉलेज करते, कबूल करते, और साथ में आप जिस तरह से CDS साहब ने सिंगापुर में बात रखी कि भाई हमने लेसन सीखे और फिर 48 घंटे के बाद जो हमारे विमान उड़े तो उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ, एक सकारात्मक तरीके से वो इस बात को रख लेते अगर, मुझे लगता है कि खुल के बात हो पाती। और इससे मैं आपने जिक्र किया पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स वाली जो बात है, क्योंकि व्हाट वाज नोटेबल एयर चीफ मार्शल की बात में, एक तो जहाँ पे उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तानी विमान को गिराया, लेकिन साथ में अगर एक बहुत बड़ा मैसेज था वो ये, और सुर्खियों में भी ये देखने को मिला कि भारतीय वायुसेना को, भारतीय मिलिट्री को किसी किस्म की पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट फेस नहीं करनी पड़ी। हमने जो करना चाहा हमने किया, और इसकी अहमियत तो ये है कि उससे 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले भारतीय मिलिट्री के जो अटैचे हैं इंडोनेशिया में, उन्होंने जून में पब्लिक फोरम में वहाँ पे तकरीर की, भाषण, प्रेजेंटेशन किया, जहाँ पे उन्होंने स्पष्ट शब्दों में, साफ लफ्ज़ों में कहा कि हमारे नुकसान शायद इस कारण से हुए क्योंकि कुछ मिलिट्री पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स थे, और उस पे जो है बहुत बड़ी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हुई। तो क्या ये बात जो एयर चीफ मार्शल की है कि भाई पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स, इसको आप कितना क्रेडिबल मानते हैं? देखिए, जो एयर चीफ मार्शल की अगर आप भाषण को पूरा सुने तो उनमें उन्होंने 2 बातें कही जो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। पहली चीज़ उन्होंने कही जो आपने बोला हेडलाइन सुर्खियों में आई, कि वो ये कि भाई हमारे ऊपर कोई पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट नहीं था और हमको पूरी तरह से खुली छूट थी, हम जो करना चाहते थे वो कर सकते थे। फिर दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा कि भारतीय सरकार का, भारतीय राजनीतिक नेतृत्व का उद्देश्य ये था कि वो सिर्फ उन आतंकवादी जगहों पर निशाना बनाए, उन टेरर साइट्स को निशाना बनाए, और हम किसी भी सेना से जुड़े हुए चीज़ को निशाना बनाने नहीं चाहते थे। तो ये अपने आप में एक पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट हो गया। अगर आपको राजनीतिक नेतृत्व बोल रहा है कि सिर्फ आप टेरर साइट्स को बनाएंगे और उसके आधे घंटे के बाद हम बताएंगे पाकिस्तान को हम और कुछ नहीं करेंगे, तो आप पाकिस्तान की एयर डिफेंस को, पाकिस्तान के मिलिट्री टारगेट को टारगेट नहीं कर रहे हैं। तो आपकी ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट है। कोई भी एरियल ऑपरेशन होने से पहले आप पाकिस्तान की एयर डिफेंस को, पाकिस्तान की मिलिट्री को सबड्यू करेंगे, उसके बाद आप करेंगे। क्यों आपने 8 और 9 तारीख को ड्रोन्स और लॉइटरिंग अम्यूनिशन भेजा पाकिस्तानी रडार्स को करने के लिए, पाकिस्तानी एयर डिफेंस को सप्रेस करने के लिए? क्योंकि आप 9 और 10 तारीख को उसका हमला कर सकते थे। यही चीज़ आप 7 तारीख को करते। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है जो उनका स्टेटमेंट है कि कोई पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट नहीं था, पर साथ में ये कहना कि राजनीतिक नेतृत्व ने कहा कि सिर्फ टेरर साइट्स पे हमला होगा और हम एयर डिफेंस पे या पाकिस्तानी मिलिट्री पे हमला नहीं करेंगे, वो तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट हो गया। जो कि भारत के, जैसा आपने कहा, इंडोनेशिया में जो डिफेंस अटैचे हैं, उन्होंने भी यही कहा कि हमारे ऊपर एक कंस्ट्रेंट था कि हम पाकिस्तानी मिलिट्री साइट्स को टारगेट नहीं कर सकते हैं। अगर आप भारत का बयान देखें सरकार का पहले रात के बाद का, तो वो क्लियर है कि नॉन मिलिट्री टारगेट्स हैं, नॉन एस्केलेटरी मूव है, सिर्फ टेरर साइट्स को टारगेट किया है, सिविलियन एरियाज को नहीं बोला है। और मुझे तो सबसे ज़्यादा आश्चर्य इस बात से होता है सिद्धार्थ कि अगर पहली रात को आपके जितने भी हवाई जहाज़ गिरे, CDS चौहान ने जो भी कहा, 3, 4, 5 जो भी नंबर है, उसको उनके गिरने के बाद भी आपने क्या किया है? आपने सिर्फ पाकिस्तान के टेरर साइट्स को गिराया है, हमला किया है। आपने पाकिस्तान का कोई मिलिट्री नुकसान नहीं किया है। आप फिर जाके पाकिस्तान से आधे घंटे बाद बोल रहे हैं कि चलो बस डीएस्केलेशन करो, जबकि आपके जहाज गिर चुके हैं। आपके जहाज आपके एयर स्पेस में गिरे हैं। और सिद्धार्थ, दूसरी चीज़ समझने वाली है, लोग भूल जाते हैं, एक स्टैटिक एयरबेस हिट करना और एक मूविंग मिलिट्री टारगेट हिट करने में बहुत फ़र्क है। मूविंग मिलिट्री टारगेट आपके एयर स्पेस में, आपके इलाके में पाकिस्तान गिरा रहा है, उसके आधे घंटे बाद जाके आप बोल रहे हैं कि नहीं साहब ख़त्म कीजिए, बात खत्म हो गई। ये किस तरह की रणनीति है? ये किस तरह की राजनीति है? ये किस तरह का नेतृत्व है? मुझे तो इस बात पे भी मतलब आश्चर्य होता है, और मुझे आश्चर्य होता है कि सेना अध्यक्ष इसकी तारीफ कर रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे टाइमिंग की। 10 मई को जिस जंग का ऐलान भारतीय सरकार ने किया, नरेंद्र मोदी ने एक तरह से किया, जंग बंदी का ऐलान जो है दिल्ली में नहीं वॉशिंगटन में होता है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ट्वीट के ज़रिए सारी दुनिया को बताया कि जंग बंदी अभी होने वाला है, और उसके 3 महीने बाद एयर चीफ मार्शल का ये बयान आता है। टाइमिंग के बारे में आप क्या समझते हैं? इस जिन बातों को उन्होंने रखी, पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट वाली बात तो चलो समझ आता है क्योंकि 1 महीने पहले, हालांकि वो भी काफ़ी वक्त गुजर चुका है, और लेकिन ये रेवलेशन कि भाई 5-6 पाकिस्तानी विमानों को हमने गिरा लिया, एयरबेस में भी हमने मारा,
इसकी टाइमिंग से आप क्या जो है मतलब निकालते हैं? देखिए, टाइमिंग तो मैं तो मानता हूँ कि पूरी स्पीच एक पॉलिटिकल तरीके से लिखी गई स्पीच थी, और उसके अंदर एयरफोर्स के इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट को, एयरफोर्स की जो वैल्यू है उसको बढ़ाने की कोशिश थी, जो कि एक एयर चीफ का काम है। मुझे लगता है कि भारतीय वायुसेना के ऊपर काफ़ी दबाव है, और उनकी इमेज के ऊपर, उनकी क्षमता के ऊपर कई सवाल उठे हैं। और वायुसेना अध्यक्ष AP सिंह ने ही 4-5-6 महीने पहले कहा कि हमारे पास हथियारों की कमी है, हमारे पास हवाई जहाज़ों की कमी है, जिस पे काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई, और शायद उसकी वजह से इनके ऊपर और ज़्यादा दबाव है। जो परफॉर्मेंस पहली रात की है उसके बारे में सवाल उठे हैं, अंतर्राष्ट्रीय जगह पर सवाल उठे हैं। और पिछले कुछ दिनों में भारतीय जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है, जिसके अंदर चाहे पार्लियामेंट हो, लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर, जिस तरह से राहुल गांधी ने और बाकी लोगों ने अटैक किया है मिस्टर मोदी को, और प्रधानमंत्री मोदी जिसका जवाब दे पाने में अपने आप को पूरी तरह से सक्षम नहीं पा रहे हैं, उसकी वजह से मुझे लगता है कि एक बहुत ज़्यादा दबाव है। और भारतीय चाहे वायुसेना अध्यक्ष हों या एक हफ्ते पहले सेना अध्यक्ष हों, IIT मद्रास के अंदर एक तरह से उनको एक शील्ड की तरह यूज़ किया जा रहा है, उनका एक राजनीतिक उपयोग किया जा रहा है। क्या वो अपने आप ये कर रहे हैं, क्या उन पर किसी का दबाव है जिसकी वजह से ये हो रहा है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। पर ये एक तरह का राजनीतिक उपयोग है सेना और सेना अध्यक्षों का, जिस तरह की बातें लोग कर रहे हैं। इससे पहले इस तरह की बात ख़ास तौर पर जबकि सवाल उठ रहे हों राजनीतिक नेतृत्व के बारे में ऑपोजिशन की तरफ से, भारतीय वायुसेना अध्यक्षों की तरफ से नहीं आई है। मुझे तो नहीं याद पड़ता कि 99 में इस तरह की बात हुई हो या 71 में इस तरह की बात हुई हो। तो थोड़ा सा ऑड लगता है टाइमिंग, पर मुझे लगता है टाइमिंग राजनीति से ज़्यादा डिक्टेटेड है बनस्पत ऑपरेशनल। तो ये सारा ये जो वोट चोरी या टैरिफ वाला जो मामला है, यूएस के साथ झगड़ा, इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ, उन चीज़ों से भी जुड़ा हुआ है, और एक तरह का शील्ड प्रोवाइड करने की कोशिश है। जैसा कि आपने देखा होगा, आज की हेडलाइंस में था कि प्रधानमंत्री मोदी कल बैंगलोर में थे, और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि भाई देखिए हमने सिंदूर में ये किया वो किया। तो आई थिंक एक तरह से वो बिल्ड करने की कोशिश है, विपक्ष को चुप कराने की कोशिश है सिंदूर के ऊपर, और दूसरी तरफ जैसा कि शायद दूसरे मुद्दों से थोड़ा ध्यान भटकाने की कोशिश है। अगर आप देखें, सेना अध्यक्ष ने स्पीच दी 1 हफ्ते से 8 दिन पहले, उसका कल वीडियो अपलोड होता है, और कल आज के अखबारों में वो सुर्खियाँ बनती हैं। स्पीच तो 8 दिन पहले दी गई और हर जगह रिपोर्ट हुई थी, उसकी तो प्रेस रिलीज भी आई थी। तो अब ये क्लियर है कि ये एक तरह से इन सारी चीज़ों का क्या उपयोग, राजनीतिक उपयोग हो रहा है, जो कि मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र के लिए या सेना के लिए बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छा। जो विपक्षी दल हैं उनका बयान जो एयर चीफ मार्शल की तकरीर के बाद जो आया है, उन्होंने एयर चीफ मार्शल की बातों को स्वागत किया। जाहिर है वो एयर चीफ मार्शल के खिलाफ या उनको कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन जो मुझे लगता है कि बड़ा पुख्ता सवाल उन्होंने उठाया कि भाई ये जो क्लेम है, ये जो बल्कि क्लेम नहीं कहते, ये जो अचीवमेंट है, कहते हैं कि अगर भारत ने 6 पाकिस्तानी विमानों को गिराया है, पार्लियामेंट में तो इस बात को पार्लियामेंट में क्यों नहीं कहा गया। और ये भी एक तरह से मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि इतना बड़ा एक हथियार, पॉलिटिकल हथियार सरकार के हाथ में अगर होता, तो उस डिबेट को डिफ्यूज़ करने में या उस डिबेट को एक पूर्ण रूप से जीतने का, इससे और बेहतर, ख़ास तौर पे जब सवाल उठ रहे थे भाई आपके प्लेन गिरे, सीज़ फायर कैसे हुआ, अगर मोदी साहब या अमित शाह साहब या राजनाथ जी वहाँ पे ये बात कह पाते, तो उस डिबेट का रुख कुछ और होता। ये भी समझ नहीं आती बात। बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि अगर इस तरह के सब पुख्ता सबूत थे और इस तरह का दावा था, तो ये दावे उस वक्त क्यों नहीं बताए गए, जिससे कि राजनीतिक तौर पर ये तो बहुत बड़ा उनके पास हथियार होता है, जिससे कि वो विपक्ष को बिल्कुल ख़त्म कर देते। दूसरी बात, आई थिंक 1 हफ्ते बाद 10 तारीख से लेकर 17 तारीख के बीच में भारतीय सरकार ने बहुत सारे PIB प्रेस रिलीज डिक्लेयर किए, जिसमें कि अचीवमेंट्स बताए कि हमने इस जगह को ऐसे मारा, उस जगह को ऐसे मारा। वहाँ पर कभी भी इस बात का जिक्र नहीं हुआ कि हमने हवा में हवाई जहाज़ों को गिराया। अगर आपने हवाई जहाज़ गिराए हैं और आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर तो उसी वक्त आ गया होगा, तो जिस वक्त हवाई जहाज़ गिराया गया, जैसा कि एयर चीफ ने अभी कहा, तो कहीं तो आप जिक्र करते, कहीं तो आप इसकी बारे का बाद में करते, कहीं मीडिया रिपोर्टिंग होती, पाकिस्तान से कुछ आता। तो इतने सारे सवाल उठना, वो भी वायुसेना अध्यक्ष के बयान के ऊपर, एक तरह से अनहेल्दी है, अनडिजायरेबल है, और शायद वी कुड हैव अवॉइड, इट वाज अवॉइडेबल। और एक आखिरी रहस्य ये भी है कि भाई तकरीर के बाद जो सरकारी, जो औपचारिक जो प्रेस रिलीज है PIB का, उसमें इतनी बड़ी बात का जिक्र ही नहीं है कि भाई हिंदुस्तान के वायुसेना ने पाकिस्तानी विमानों को गिराया। इस बात को प्रेस रिलीज से हटाया गया। ऐसा लगता है कि शायद तकरीर को सोशल मीडिया में कुछ
एक्सप्लोजिव या कोई ऐसा रिपल्स क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया गया, उसके बाद जो है इस चीज़ को उड़ाई गया? मतलब समझ नहीं आता। हाँ, मुझे भी समझ में नहीं आता। मुझे लगता है कि एक डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए किया गया था, और शायद ये कहना बड़ा मुश्किल है कि इसको आप बाहर के ऑडियंस नहीं देखेगा, नहीं पता करेगा। ऐसा आज की डेट में नहीं होता है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं सिर्फ डोमेस्टिक ऑडियंस को टारगेट करूंगा और इंटरनेशनल ऑडियंस नहीं देखेगा। वो चीज़ इंटरनेशनल ऑडियंस के पास आज के इस ज़माने में तो आप रोक नहीं सकते हैं जाने से। तो एक तो वो हुआ है। दूसरा खतरा मुझे लगता है कि जो इस तरह की बयानबाजी से, वो ये है कि एक ऑनेस्ट फीडबैक लूप है वो खत्म हो जाता है, एक एग्जैजरेशन हो जाता है। उससे आपकी जनता को, आपके आवाम को लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, और अगली बार आप पर दबाव होता है और ज़्यादा करने का, और शायद एक और भयावह लड़ाई का खतरा, युद्ध का खतरा इस साउथ एशिया के ऊपर, जो कि दोनों न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, वहाँ पर मंडराता है। इसके साथ सुशांत जी, हम बात को यही सीमित रखते हैं। स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सिद्धार्थ, आपसे बात करके अच्छा लगा। तो ये रहा आज का स्पेशल इंटरव्यू। जैसे आप पहले भी देख चुके हैं, पहलगाम से लेके सिंदूर तक, और उसके बाद तमाम जो भारत के सिक्योरिटी और मिलिट्री सिक्योरिटी से जुड़े हुए जो सवाल हैं, इस पे हम चर्चा करते रहे हैं, इंटरव्यूज़ करते रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आप आने वाले दिनों और हफ्तों में आप वायर चैनल देखते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।